हमारे धूर्त लोगों के माध्यम से उसे हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। फिर हमने जो है संविधान में के बाद जो नियम कानून अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए थे, जिसमें प्रमुखता से भारतीयों को अपमानित करना, भारतीयोों का शोषण करना, भारतीयों के व्यवसाय को तोड़ना, भारतीयों को चोर साबित करना और भारत को ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, जिन कानूनों की सोच थी, उन सभी कानूनों को यथावत रखा। क्या आपको मालूम है कि आज भी आपकी पुलिस जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न है? अरे सारा 1860 के सारे एक्ट लागू होते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन वाला हो चाहे वो जो कुछ अभी अपन पुलिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस आपके जो है लाइफ एंड लिबर्टी से डील करती है। और जब कभी भी पुलिस में किसी सुधार की बात होती है तो ये राजनेता कांप जाते हैं। जब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक माइल ऑफ स्टोन का जजमेंट दिया पुलिस सुधार के ऊपर, आपको मेरे ख्याल से जानकारी होगी कि 96 में 3 रिटायर्ड डीजीज ने एक PIL लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो 10 साल विचारण के बाद 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पुलिस सुधार का 7 बिंदुई जजमेंट दिया था। 2006 से अब हम 2022 में पहुंच गए हैं, 16 साल हो गए हैं। इन 16 साल में अब ये आकलन करने की जरूरत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंशा से जो सुधार के बिंदु कहे थे, हमारे इन धूर्त राजनेताओं के द्वारा उसका एकदम ग्राउंड में उल्टा कर दिया गया है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आज आपका पुलिस तंत्र पूरी तरह से राजनेताओं के ग्रुप में है और इवन सिपाही से लेके DG हर कोई ये राजनेताओं के इशारों पे पोस्ट हो रहा है, पैसा देके। आपने एक एडिशनल डायमेंशन कह दी है जिससे मैं असहमत नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं उससे अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी चीजों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल पूर्णतः सही है। खुली बात है, यहाँ पे CO रैंक का अधिकारी कहता हम 15 लाख रुपए दे के आए हैं, वो भी 6 महीने के लिए, तो हम सब थाने से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? और थाने वाला वहाँ कोई व्यापार कौन करता, वो भी अपराधियों से लेगा। तो यू मीन टू से कि इसको लीगलाइज कर दें अपन? हाँ, लीगलाइज कर दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं रहेगा। नहीं भाई, जो लोग इस तरीके से नहीं, तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इतने भौड़े ढंग से जो व्यवस्था जो है लागू करती है और बेशर्मी दिखाती है, इस बेशर्मी को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए हमें इस सरकार को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और मैं अब मूल सोच पे फिर से वापस आता हूं, जो वरदान वाली बात हम कह रहे थे। तो अब हमें तपस्या हासिल करना पड़ेगी और इन असरों को ठीक करने के लिए हमें वरदान प्राप्त करना होंगे। तो अब सवाल उठता है कि वेदों के समय के तो भगवान जो है ना तपस्या सुन के आ जाते थे, नए समय की तपस्या क्या होना चाहिए? लोकेश शुक्ला जी, आप कुछ इस बारे में रोशनी डालना चाहेंगे? सर गांधी जी की एक तपस्या थी। गांधी जी की तपस्या तो मुझे जो है वो एंटी वैदिक दिखती है। देखिए, हमें गांधी जी की तपस्या नहीं, रिलेवेंस नहीं, वो तपस्या थी ही नहीं, वो एंटी, वो तो प्रोजेक्टेड थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका वैदिक ज्ञान कहता है कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला उससे ज्यादा दोषी है, ठीक है ना। आपका जो है गीता कहती है कि यदि धर्म का ह्रास हो रहा है तो धर्म युद्ध करना होगा, हार जीत के परिणाम की बिना चिंता किए हुए। हार जीत के परिणाम भी मटेरियल नहीं है, आपको धर्म युद्ध करना ही होगा। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि हे पार्थ, गांधी उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा, अन्यथा आने वाले समय में तुम एक धनुर्धारी के रूप में नहीं जाने जाओगे, तुम एक कायर के रूप में जाने जाओगे। जी सर। तो जहां ये स्थिति है, वहां पे आप कहें कि कोई एक आपके गाल में थप्पड़ मारे, अत्याचार करे, आप दूसरा गाल कर दीजिए, मुझे ये वैदिक ज्ञान भारतीय फिलॉसफी के विरुद्ध लगता है। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था
कि गांधी जी को यूज करके उन्होंने खिलौना जैसा आपको ठोका। 10 पुलिस वाले खड़े होके उन्होंने हजारों जो है कांग्रेसियों के सिर फोड़ दिए। और वो भी पुलिस वाले हिंदुस्तानी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो ये क्या कांग्रेस जो है अंग्रेजों ने बनाई, वो ये ह्यूम ने 1885 में बनाई अपने लाभ के लिए। इट वाज द फन क्लब, जिसमें ब्रिटेन में पड़े हुए अंग्रेज लोगों को इकट्ठा करके कैसे जो है देश के ऊपर शासन चलाया जाए, उस दृष्टि से ये बनाया गया। तो कहीं ये तो नहीं है कि गांधी जी को भी वहां से अफ्रीका से जानबूझ के लाया गया, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन को 1946 में बर्मा बॉर्डर से जानबूझ के लाया गया टू मैनिपुलेट द इंडियन सिस्टम। सर क्योंकि अंग्रेज बहुत दूर की बात सोचते थे। नहीं, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, हमें ऐसा कहने का हक नहीं है। ये कंजक्चर है केवल। हमें जिस तरीके से गांधी जी का इतिहास है कि गांधी जी यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, अरे विदेश जाने वाला उस जमाने में कानपुर से बाहर, तो मतलब अपने देश, अपने जिले, अपने बाहर जाना तो असंभव था। वो दूसरे देश की यात्रा कर रहे थे। मैं अभी कुछ देर के लिए अभी गांधी जी से बाहर निकल के आता हूँ और हम अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं और हम तपस्या और शक्ति की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में शक्ति जो है वो पब्लिक से मिलेगी। इसका मतलब है कि हमें अब तपस्या कैसे करना होगी कि सभी लाइक माइंडेड व्यक्ति जुड़ें, पब्लिक से संवाद करें और पब्लिक को जोड़ें। जी जी। डू यू एग्री विथ मी? यस, व्हाई नॉट सर। हाँ, तो और हम अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, चाहे हमारा प्रभाव क्षेत्र छोटा ही क्यों ना हो, चाहे हमारा प्रभाव क्षेत्र अपनी बीवी और बच्चों तक ही सीमित क्यों ना हो, अपने कुछ मित्रों तक ही सीमित क्यों ना हो, विद इन ओन डोमेन, हाँ, जो भी छोटा मोटा हमारा प्रभाव क्षेत्र है, यदि सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में घुस जाएंगे और फिर वो अपने अपने दूसरे जो उनके जो लोग हैं वो प्रभाव क्षेत्र के लोग आगे अपनी बात को कहेंगे, तो हम पूरी आबादी को बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे। यदि 25 करोड़ या उससे ज्यादा लोग भी यदि हमसे जुड़ जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमें पब्लिक ने अपना वरदान दे दिया है, अब हम उनकी आवाज हो सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। अब दूसरा तरीका हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है, वो कोरोना के समय दीपक जलाना, थाली बजाना। हमने केवल उसमें एक चीज और जोड़ दी है कि सरकार से हम क्या चाहते हैं, जो हम पब्लिक से संवाद करेंगे उस संवाद से निचोड़ के जो चीजें भी आएंगी, कुछ बारे में तो अपन संवाद अभी कर ही रहे हैं, और आगे जो संवाद करेंगे तो जो प्राथमिकताएं सामने आएंगी और उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि अर्थ वाली प्राथमिकताओं को सेकंड स्तर पर रखा जाएगा, जिससे कि जिसमें कोई अर्थ नहीं लग रहा है उसमें तो सिर्फ कानूनों का संशोधन करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म, नॉन फाइनेंशियल को पहले करेंगे और फिर फाइनेंशियल को करेंगे, और फाइनेंशियल को इस ढंग से करेंगे कि सरकार को जो है ना पैसा लगेगा नहीं और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ऐसा कार्रवाई करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, वो तो पब्लिक ही कर लेगी, उसकी चिंता मत करिए। वो तो क्राइम फ्री भारत के पास अपने बहुत सारे मॉडल हैं, एग्रो मॉडल है, आयुष मॉडल है, ढेर सारे मॉडल हैं, और हमारा ये मानना है कि बिना सरकार के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो काम सरकार से हो सकता है वो 4 चीजों का है: संविधान से संबंधित, नियम कानून से संबंधित, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने से संबंधित, और नए नियम कानून नए सिस्टम के लिए जो बनाने का काम है, ये और कोई नहीं कर सकता है, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को ही करना होगा। तो हमें इन चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात और आपकी बात जो है वो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर रखने की स्थिति में नहीं है। एक चीज तो पहले अपन को ये मानना पड़ेगी। हाँ, वो पिंजड़े के तोते हैं, ठीक है ना। तो वो एक पार्टी के तोते हो गए हैं, पार्टी के जो है ना कैदी हो गए हैं। अपने लाभ के लिए उनमें इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि वो ये सब करें, ठीक है ना। हाँ या नहीं? जी जी। तो अब विकल्प क्या है? अब विकल्प केवल यही है कि हम
वरदान प्राप्त करें और वरदान पब्लिक से प्राप्त होगा। और पब्लिक के पास पहुंचने का तरीका जो अपन ने कहा है कि हम में से हर कोई अपने अपने लाइक माइंडेड व्यक्ति जुड़ते जाएं, हम अपने मोहल्ले में संगोष्ठी करें, बातचीत करें, जो बातचीत करते हैं उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाएं, उसको हमारे पास भेजें, हम उसको क्राइम फ्री भारत पे चढ़ाएंगे और हम अपना फैलाव जितने जल्दी हो सकता है वो 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और हो सके तो पूरी आबादी में जो है ना उस तक हम पहुंचाएं। ठीक है ना। अब यदि मान लो अज्यूम कर लें कि 50 करोड़ लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और यदि वो थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और मैथिली शरण गुप्त का वीडियो चलाएंगे कि गवर्नमेंट जो है ना इस सप्ताह क्या करे, अगले सप्ताह क्या करे, क्योंकि वो जो है पब्लिक से संवाद का निचोड़ होगा। राइट जी। तो अब यदि मान लो उस बात को समझ के माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देते हैं उसको, 1 मिनट अपने बात मानते हैं, ठीक है ना, तो हम नरेंद्र मोदी जी को अपने सिर पे बिठाएं, उनकी स्तुति करें और उनको आश्वस्त करें कि हम आपको 2024 में अब 545 की मेजोरिटी के साथ लेके आएंगे, क्योंकि जब तक जो आर्टिकल 333 के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उसको भी हम बदल चुके होंगे, तो हम पूरे 545 से आएंगे। ठीक है ना। अब यदि अज्यूम करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं तो हमें विवश करना पड़ेगा उनको। राइट। अब आप ही कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी जी को विवश कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए। जी बिल्कुल अवश्य, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे विवश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता 50-25 करोड़ हमसे जुड़ी हुई है और हमारे कहने पर थाली भी बजेंगी, दीपक भी चलेगा और वीडियो भी चलेंगी। ठीक है ना। जी। राइट। अब आपने जो है मांग रखी जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं मानी। ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या होगा कि फिर हम भर्त्सना करेंगे। ठीक है ना। हम भर्त्सना करेंगे, हम कि आपने ये नहीं किया, ये गलत किया, हम आपकी निंदा करते हैं। हम काले बैज पहनेंगे, हम काला झंडा दिखाएंगे और दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे और वीडियो के थ्रू से हम उनकी भर्त्सना करेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे टैक्स पेयर की पैसों से गाड़ियां भेज के और 500 रुपए पर डे का भुगतान करके लोग जो आज के लोग पॉलिटिकल लोग जो है वो भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो वो ये सब करेंगे और 500 रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे तो भी हम में से कोई उनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएगा। मालूम हो जाएगा ना असलियत। 1 मिनट। दूसरी बात ये है कि हम उन्हें अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना। हम उनके दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। ठीक है ना। और जब भी वो या उनका कोई भी नेता, क्योंकि जब हम 50 करोड़ हैं इसका मतलब है कि हम हर कोने, हर गली, हर परिवार में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जी। तो हमारे लोग जब भी ये राजनेता अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वो वहां से अपने ही छत से थाली बजा के आवाज लगाएंगे, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। तो आपको नहीं लगता है यदि 50 करोड़ लोग ऐसा करेंगे तो उसे नजरअंदाज करना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है? सही है सर, है ना। अच्छा, अब ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं, अहंकार बड़ी चीज होती है। सामने वाला कहता है कि मैं तो 5000 करोड़ की पार्टी हूँ, मैं तो 303 से जीत के आया हूँ, तुम कौन हो नालायक लोग, तुम जो है ना, तुम कौन सी औकात रखते हो, तुम्हारी बात हम क्यों माने। तब क्राइम फ्री भारत पार्टी को अवतरित होना चाहिए 545 तपस्वियों के साथ और इन लोगों को विस्थापित करते हुए जो भी वो कराना है, संशोधन कराना है, उनको कराने के बाद क्राइम फ्री भारत पार्टी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि पार्टी विहीन प्रजातंत्र बहुत जरूरी है। ठीक है ना। 2 पावर सेंटर क्यों होना चाहिए? देश का हित ही सबसे बड़ा पावर सेंटर होना चाहिए। पार्टी एक सेंटर बन गया है, वो भी परिवार के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो आपको लगता है कि क्या ये रणनीति ठीक है या इसमें आप कुछ संशोधन? सहमत है और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, कल पुनः बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते सर। नमस्कार।